Hello everyone, welcome to our channel. I hope you all are safe and healthy. Student, in last video हमने political issues almost अपना complete कर लिया था. The conclusion वाला section जो है हमारा political issues का वो बाकी है. So let's start from there. In all the above cases of the state, sovereignty was challenged by these groups. These are some of the challenges that the state face from internal and external factors. So ये जो हमने अभी यहाँ पे पढ़ा है examples, ये सारे examples, ये सारे कुछ cases हैं जहाँ पे हमने ये witness किया कि जो state की sovereignty है वो कहीं ना कहीं challenge हो रही है ऐसे groups के द्वारा. तो ये सारे challenges जो है वो states को internal और external factors के द्वारा जो है face किए जाते हैं, देखने मिले हैं. Therefore, it is argued that the role of the state is slowly reducing. इसलिए आर्ग्यूमेंट अभी भी एक्टिव है कि कहीं ना कहीं जो स्टेट है उसकी जो इम्पोर्टेंस है, उसका जो रोल है वो कम होते जा रहा है, वो रिड्यूस हो रहा है. इन द इकोनॉमिक स्पेयर इट इज़ रिड्यूसिंग बिकॉज ऑफ द इंक्रीजिंग इंपॉर्टेंस ऑफ द प्राइवेट सेक्टर. इकोनॉमिक स्पेयर में अगर हम पॉलिटिकल छोड़ के हम इकोनॉमिक सेक्टर देखें तो वहाँ पे भी प्राइवेट सेक्टर ने मोस्टली जो है वो कैप्चर कर लिया है मार्केट को. तो इकोनॉमिक स्पेयर में भी स्टेट की जो इंपॉर्टेंस यानी जो गवर्नमेंट की इंपॉर्टेंस है वो रिड्यूस हो रही है. एंड इन द पॉलिटिकल स्पेयर द डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल प्रेशर हैव रिड्यूस द अथॉरिटी ऑफ स्टेट. और पॉलिटिकल अगर हम पॉलिटिकल स्पेयर की बात करें तो वहाँ पे जो इंटरनेशनल इंटरफेरेंस है, जो इंटरनेशनल लॉज हैं उनके वजह से कहीं ना कहीं हमारी सॉवरेनिटी को चैलेंज हो रहा है और जो स्टेट की इंपॉर्टेंस है, जो उसकी गवर्नमेंट की, जो उसके रूल्स एंड रेगुलेशन की इंपॉर्टेंस है वो रिड्यूस हो रही है. How important is the state in the age of globalization? Is the concept of the state and its future still relevant? Is there a withdrawal of state as globalization के age में जो state की importance है वो कम हो गई है, या जो state का concept है अब वो इतना relevant नहीं है, इतना important नहीं है जितना वो पहले था, या फिर अब state को as a agency of welfare and development withdraw कर देना चाहिए और दूसरे international organization को hand over कर देना चाहिए. Let us look at the main element of the state. अब हम देखते हैं कि स्टेट के मेन एलिमेंट्स क्या हैं. स्टेट का मेन एलिमेंट है टेरिटरी, यानी जो उसका जोग्राफिक रीजन है वो. ठीक है, एक स्पेसिफिक टेरिटरी होती है कोई भी स्टेट की, तो वो होती है टेरिटरी. सॉवरेनिटी या गवर्नमेंट एंड पीपल. सो दीज फोर आर द मेन एलिमेंट ऑफ स्टेट. Today, the territory of the state still remain intact. States will talk of nationalism and national integration. The concept of sovereignty government also continues to exist. स्टेट आज भी नेशनल इंटीग्रेशन और नेशनलिज्म की बातें करता है. जो कॉन्सेप्ट है सॉवरेनिटी का वो आज भी कंटिन्यू है और एग्जिस्ट करता है. इट इज़ ट्रू दैट सम ऑफ इट्स पावर्स हैव रिड्यूस्ड. ये सच बात है कि कुछ पावर स्टेट की कम हो गई है, कुछ हुई है, नॉट ओवरऑल, इंटरनेशनल ट्रीटी ऑब्लिगेशंस की वजह से. लेकिन जो अथॉरिटी है स्टेट की वो अभी भी जिंदा है. जो रूल है, जो एक हक होता है वो अभी भी स्टेट के अंदर उसके पास ही है वो अथॉरिटी. द राइज ऑफ एथनिक नेशनलिज्म एंड द डिमांड फॉर द सेल्फ डिटर्मिनेशन हैज़ लेड टू द क्रिएशन ऑफ न्यू स्टेट. एथनिक नेशनलिज्म की वजह से और सेल्फ डिटर्मिनेशन वाली आइडियोलॉजीज़ की वजह से जो है डिमांड ज़रूर राइज हुई है कि हमें सेपरेशन चाहिए ऑफ न्यू स्टेट का. But we saw in the earlier chapter that this led to the creation of new state, not the dissolution of the concept of state. So जो ये डिमांड है जहाँ पे सेपरेशन डिमांड किया जाता है कि हमें अपनी अलग इंडिपेंडेंट स्टेट चाहिए, तो इससे क्या होता है स्टूडेंट, इससे न्यू स्टेट बनते हैं. क्या बनते हैं? न्यू स्टेट बनते हैं. क्रिएशन होता है, ना कि डिसोल्यूशन होता है स्टेट के कंसेप्ट का. तो जो स्टेट का कॉन्सेप्ट है वो अभी भी जिंदा है और जिंदा रहेगा क्योंकि ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट है. यहीं पे states that have a strong framework of political institutions like legislature, executive, judiciary and bureaucracy are able to face challenges of globalization. जो स्टेट ऐसा है जिसके पास उसका एक स्ट्रॉन्ग फ्रेमवर्क है, यानी उसका जो इंस्टीट्यूशन है वो इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो ग्लोबलाइजेशन के द्वारा आए गए चैलेंजेस को फेस कर सकता है. तो जो स्टेट है उसकी अथॉरिटी, उसकी सॉवरेनिटी कभी भी इतनी चैलेंज नहीं होगी कि वो स्टेट कमज़ोर हो जाए. इफ़ द स्टेट हैव अ स्ट्रॉन्ग फ्रेमवर्क ऑफ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन लाइक लेजिस्लेचर, executive, judiciary, bureaucracy, they are able to face the challenges of globalization. It is these institutions that are able to protect the core values of a country, provide social safety nets and promote development in the country. यही सारे institutions हैं जो हमारी nation को काफ़ी strong बनाती है, उसकी values को core रखती है, हमें social safety provide करती है और हमारे development को promote करती है. Despite the many concerns about the loss of sovereignty, the state remains the key actor in the domestic and international sphere. काफ़ी आर्ग्यूमेंट रही है कि जो स्टेट की सॉवरेनिटी है वो ख़त्म हो जाएगी, उसके जुरिस्डिक्शन पावर्स ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन उसके बावजूद आज भी स्टेट एक मेन एलिमेंट है इन डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल स्फीयर.
The popular assumption that the emergence of global civil society and increasing level of cross-border trade, finance, investment flows have made the state irrelevant is wrong. ये एक बहुत ही पॉपुलर assumption है कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से, सिविल सोसाइटी की वजह से जो है हम आसानी से अब बॉर्डर क्रॉस कर सकते हैं एक नेशन, लेकिन इससे कभी भी स्टेट की जो है वो इम्पोर्टेंस कम नहीं होती है। ये एक बहुत ही रॉन्ग अजम्पशन है। स्टेट अभी भी उतना ही रिलेवेंट है लोगों के लिए जितना पहले रहा करता था। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा आइडियोलॉजिकल इश्यूज, यानी आइडियोलॉजी को लेकर जो इश्यूज दुनिया में देखे गए हैं बिफोर द ग्लोबलाइजेशन एंड आफ्टर द ग्लोबलाइजेशन, अब हम वो पढ़ने वाले हैं। आइडियोलॉजी वाज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर एरा। कोल्ड वॉर एरा के टाइम पे आइडियोलॉजी बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर था। जैसा कि हम जानते हैं कि पूरा यूरोप जो था वो ईस्ट और वेस्ट में डिवाइडेड था ऑन द बेसिस ऑफ आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट। एक आइडियोलॉजी कम्युनिस्ट वाली थी, एक आइडियोलॉजी कैपिटलिस्ट वाली थी। Countries used to be classified as socialist or communist on the one hand and the capitalist or free democracies on the other hand. Soviet Union, East Europe, China were grouped as the socialist world, while West Europe, North America was the capitalist bloc. नॉर्थ अमेरिका, वेस्ट यूरोप, इस सारे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी वाले थे, कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी वाले थे, और जो हमारा चाइना, सोवियत यूनियन, ईस्ट यूरोप था, वो सारे सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट इकोनॉमी आइडियोलॉजी वाले थे। तो ये आइडियोलॉजिकल इश्यूज जो है वो कोल्ड वॉर के टाइम से देखा गया है। आइडियोलॉजी एंड द इकोनॉमिक सिस्टम वो वेल कनेक्टेड, आइडियोलॉजी और इकोनॉमिक सिस्टम वेल कनेक्टेड है। ऑब्वियसली वो वेल कनेक्टेड रहेंगे क्योंकि आइडियोलॉजी स्टूडेंट, किसी भी देश की आइडियोलॉजी यानी उसकी गवर्नमेंट की आइडियोलॉजी, इकोनॉमिक को हैंडल करने वाली भी गवर्नमेंट है, तो इसलिए ये सारे वेल कनेक्टेड हैं। जो आइडियोलॉजी रहेगी उसी तरीके से इकोनॉमी भी हमारी वर्क करेगी। वाइल आइडियोलॉजी was a political feature, the economic system followed by the countries dependent upon the ideology of that country. आइडियोलॉजी तो एक पॉलिटिकल फीचर है, लेकिन अब कंट्री का जो इकोनॉमिक सिस्टम है वो तो गवर्नमेंट के ऊपर ही डिपेंड करता है, उसके लोगों के ऊपर ही डिपेंड करता है। और जो गवर्नमेंट की आइडियोलॉजी रहेगी, पॉपुलेशन जो है, जो सिटीजन है, जो नेटिजन है कंट्री के, वो उसी आइडियोलॉजी से इन्फ्लुएंस होंगे। तो जो हमारा इकोनॉमिक सिस्टम है वो भी उसी आइडियोलॉजी पे डिपेंड करता है, जो आइडियोलॉजी पे हमारी गवर्नमेंट है और हमारी कंट्री चल रही है। आइए कुछ एग्जाम्पल्स पढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल, countries of the Eastern Europe had followed the socialist ideology and had a socialist economic system where the government or the public sector was most important. Western European countries followed the capitalist ideology, hence their economic system were also capitalist in nature. In these countries, the private sector played an important role in economy. During this time, countries like India were democratic socialist. This meant that they combined the ideologies of socialism, capitalism as per as the requirement. So, for example, countries of Eastern Europe followed the socialist ideology and had a socialist economic system. अब जो ईस्टर्न यूरोप की कंट्री थी उनकी आइडियोलॉजी थी सोशलिस्ट, तो उनका जो इकोनॉमिक सिस्टम था वो भी सोशलिस्ट। अब सोशलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम में ये होता है कि जो गवर्नमेंट है वो पब्लिक को पहली इंपॉर्टेंस देती है, वो पब्लिक सेक्टर के लिए काम करती है, सिर्फ वो पहले अपने पब्लिक सेक्टर को रखती है, उसके बाद वो अपना प्रॉफिट एंड लॉस देखती है। बाकी जो वेस्टर्न यूरोप है वहाँ पे प्राइवेट सेक्टर जो है वो प्राइवेटाइजेशन नहीं रहता है सोशलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम में। जो वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज है स्टूडेंट्स, वहाँ पे कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी है। अब वहाँ कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी तो उनका इकोनॉमिक सिस्टम भी था कैपिटलिस्ट था नेचर में। इन कंट्रीज में प्राइवेट सेक्टर जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सोशलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम में गवर्नमेंट यानी जो पब्लिक सेक्टर है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, वेदर कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम में प्राइवेट सेक्टर जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इस पीरियड में, इस दौरान जो है इंडिया थी वो एक डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट इकोनॉमी थी। इसका मतलब था कि दो आइडियोलॉजीज को मिलाकर इंडिया की आइडियोलॉजी थी। ठीक है, कैपिटलिज्म भी था और सोशलिज्म भी था, यानी मिक्स्ड आइडियोलॉजी थी। इस वजह से हमारी इकोनॉमी भी मिक्स्ड इकोनॉमी है, मतलब हमारी जैसी रिक्वायरमेंट पड़ती थी उस रिक्वायरमेंट से हमारा जो है सिस्टम वो चलता था। तो इसलिए इंडिया में मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम है। क्यों? क्योंकि हमारी आइडियोलॉजी भी मिक्स्ड है, ना ही हम कंप्लीटली कैपिटलिस्ट हैं, ना ही हम कंप्लीटली सोशलिस्ट हैं। एज पर आर रिक्वायरमेंट हम अपना डिसाइड करते हैं और हम उसको डिवाइड करके रखे हैं। तो ये है इंडिया की। आई होप स्टूडेंट क्लियर है ये आपको। अब इंडिया जो है वो मिक्स्ड आइडियोलॉजी है और उसकी मिक्स्ड इकोनॉमी है। अब जब मिक्स्ड इकोनॉमी है तो ना ही प्राइवेट सेक्टर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ना ही पब्लिक। प्राइवेट और पब्लिक दोनों ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन इकोनॉमिक सिस्टम। Today, in the era of globalization, there appears to be only one dominant ideological and economic system. This is described as the market economy. But all the countries do not follow the same kind of market economic system. लेकिन अब ग्लोबलाइजेशन की वजह से
एक ही सिस्टम फॉलो किया जाता है और वो है मार्केट इकोनॉमी। हर कंट्री की मार्केट इकोनॉमी सेम नहीं है, अलग अलग है, बेस्ड उनके नेचर के ऊपर कि उनके कंट्री का क्या नेचर है, वेदर इट्स डेवलप्ड कंट्री, वेदर इट्स डेवलपिंग और अंडर डेवलप्ड। तो उस हिसाब से वो अपना मार्केट का इकोनॉमिक स्ट्रक्चर जो है वो चलाते हैं। द नेचर ऑफ मार्केट इकोनॉमी इज डिटरमाइंड बाय द आइडियोलॉजी ऑफ दैट कंट्री। जो मार्केट इकोनॉमी का नेचर है वो भी आइडियोलॉजी पर डिपेंड करता है। पहले हम जानते हैं मार्केट इकोनॉमी क्या होती है। मार्केट इकोनॉमी स्टूडेंट जहाँ पे जो इकोनॉमिक डिसीजंस हैं वो गुड्स और सर्विसेज को की जो प्राइसिंग है वो सिटीजन और बिजनेस कंट्री के इंडिविजुअल सिटीजन और जो बिजनेसेस हैं उनसे इंटरेक्शन करने के बाद उनके गाइडेंस के बाद जो है वो तय की जाती है। सो ये होता है मार्केट इकोनॉमी। अब कई तरह के मार्केट इकोनॉमी होती हैं। फर्स्ट है हमारा फ्री मार्केट इकोनॉमी, ठीक है। उसके बाद आता है कमांड मार्केट और उसके बाद आता है हमारा जो हमारे इंडिया में है मिक्स्ड मार्केट इकोनॉमी। The nature of the market economy is determined by the ideology of that country. Let us take some examples. The United अब यूएसए जो है वो कैपिटलिस्ट मार्केट है। कैपिटलिस्ट मार्केट इकोनॉमी जहाँ पे कैपिटलिस्ट सिस्टम जो है वो मार्केट इकोनॉमी से कंबाइन किया जाता है। अभी हमने पढ़ा मार्केट इकोनॉमी क्या होती है, जहाँ पे जो गुड्स एंड सर्विसेज की प्राइसिंग होती है वो एक इंटरेक्शन के बाद, एक गाइडेंस के बाद वो तय की जाती है। अब मार्केट इकोनॉमी जो है यहाँ पे कैपिटलिस्ट मार्केट से कंबाइन है। तो यूएसए में जो इन्वेस्टमेंट और प्रोडक्शन के डिसीजन होते हैं वो डिमांड और सप्लाई के बेसिस पे होते हैं, ठीक है। मेन उनका वही है कि जो डिमांड रहेगी उस हिसाब से सप्लाई रहेगा और उसी हिसाब से जो है वो प्राइसिंग रहेगी। तो ये उनकी मार्केट इकोनॉमी है। वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज आर डिस्क्राइब्ड एज वेलफेयर मार्केट इकोनॉमीज बिकॉज देयर पॉलिटिकल सिस्टम इज दैट ऑफ अ वेलफेयर स्टेट। अब जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं उनकी इकोनॉमी जो है वो वेलफेयर इकोनॉमी आती है। वेलफेयर इकोनॉमी यानी जो एलोकेशन है रिसोर्सेज का, गुड्स एंड सर्विसेज जो है उसका जो एलोकेशन है वो इक्वली होना चाहिए, इक्वालिटी रहनी चाहिए, सब में डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। तो ये है एक सोशल वेलफेयर इकोनॉमिक सिस्टम जहाँ पे वेलफेयर इज द फर्स्ट प्रायोरिटी। China is described as having a socialist market economy. China is a socialist state, but its economic system changed in 1990s and become a market economic system. In India, we do not use the word market economic as such. We describe Indian system as economic liberalism. चाइना एक सोशलिस्ट, पब्लिक कुछ ओन ही नहीं करती, प्राइवेटली पब्लिक कुछ नहीं ओन करती है, जो भी है हर चीज़ गवर्नमेंट का है और जिस तरीके से गवर्नमेंट डिस्ट्रीब्यूट करेगी उसी डिस्ट्रीब्यूशन पे उनका सिस्टम जो है वो चलता है। बहुत 1990 से वहाँ पे भी मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम आया है, जैसा कि अभी हमने पढ़ा कि वो इंटरेक्शन के बाद डिसाइड करते हैं कि क्या प्राइसिंग होनी चाहिए गुड्स एंड सर्विसेज की। तो वो मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम 1990s यानी ग्लोबलाइजेशन के बाद आया, जब चाइना को दूसरी मार्केट से इंटरफेयर करना था, क्योंकि अब ग्लोबलाइजेशन का ज़माना है, अब इंपोर्ट एक्सपोर्ट तो होगा ही, तो उन्होंने मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम भी इंट्रोड्यूस किया। इंडिया में हम मार्केट इकोनॉमिक्स जैसे कोई वर्ड नहीं यूज़ करते, यहाँ पे इकोनॉमिक लिबरलिज्म है। इकोनॉमिक लिबरलिज्म इज अ पॉलिटिकल इकोनॉमिक आइडियोलॉजी स्टूडेंट विच इज बेस्ड ऑन अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट फॉर एन इंडिविजुअलिस्टिक मार्केट इकोनॉमी एंड प्राइवेट प्रॉपर्टी इन मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। यानी ये मेरी दुकान है, ठीक है, अब यहाँ पे ये मटेरियल जहाँ से भी प्रोड्यूस होकर आ रहा है मेरे शॉप पे, उस हिसाब से मुझे अपना प्रॉफिट देखते हुए मैं उसका प्राइसिंग करूँगा। सो ये है हमारा लिबरलिज्म वाली मार्केट। क्यों? क्योंकि अभी हम डेवलपिंग कंट्री हैं, हम डेवलप नहीं हैं, तो जो जैसा प्राइसिंग करेगा वही मार्केट में चलता है। तो ये है हमारा इकोनॉमिक लिबरलिज्म। आई होप स्टूडेंट दिस मच इज क्लियर टू यू ऑल। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा टेक्नोलॉजी। ग्लोबलाइजेशन के बाद जो है हमारे टेक्नोलॉजी में क्या इंप्रूवमेंट हुए, क्या नई चीज़ें हमें देखने मिली, अब हम वो पढ़ते हैं। द नेचर ऑफ ग्लोबल कम्युनिकेशन चेंज रैपिडली इन 1990s। सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम, मोबाइल टेलीफोन, फैक्स, इंटरनेट एक्सेट्रा ब्रॉट इन रिवॉल्यूशनरी चेंजेस इन सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द पीपल। हर चीज़ जो है ग्लोबलाइजेशन के बाद, टेक्नोलॉजी के बाद काफ़ी ज़्यादा चेंज होते हुए नजर आए। कम्युनिकेशन कैसा था, अब कैसा हो गया है। पहले वाईफाई कनेक्शंस नहीं रहते थे इतने आम, अब तो हर घर में वाईफाई रहता है। सो दीज आर सम ऑफ द चेंजेस दैट वी हैव विटनेस थ्रू ग्लोबलाइजेशन। तो ये सारे चेंजेस अब सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक हमारे लाइफ में हमें देखे गए हैं। लेट अस सी द मैनर इन विच मीडिया चेंज्ड इन इंडिया। 1990 CNN came into India. Until the coming in of a foreign channel, Doordarshan was the only TV broadcaster in India. पहले सिर्फ एक चैनल आता था इंडिया में, which was दूरदर्शन, जिस पे ही जो ड्रामे आते थे या जो भी चीज़ न्यूज़ आती थी या ऐड आता था, हर चीज़ उस पे ही देखने मिलती थी। लेकिन जब एक फॉरेन चैनल जो है वो इंडिया में आया, क्यों? क्योंकि ग्लोबलाइजेशन हुआ। CNN
केबल न्यूज़ नेटवर्क, ये जब इंडिया में आया तो बहुत सारे चैनल्स जो हैं इसके द्वारा और बनते चले गए। इन महाराष्ट्र फॉर एग्जाम्पल वी सॉ ओनली 2 चैनल्स, मुंबई एंड दिल्ली दूरदर्शन। हर स्टेट में अलग अलग जो है चैनल रहता था। इतनी ज़्यादा जो है टेक्नोलॉजी हमारी एडवांस नहीं थी कि वो एक चैनल हर स्टेट में, हर स्टेट का अपना एक चैनल रहे। तो महाराष्ट्र में स्टूडेंट हमें देखने मिला मुंबई एंड दिल्ली दूरदर्शन विद इन अ स्पैन ऑफ अ डिकेड द इंडियन टीवी नेटवर्क हैड सेवरल चैनल्स दैट वर बोथ प्राइवेट एंड गवर्नमेंटल। लेकिन थोड़े ही पीरियड के बाद, थोड़े ही टाइम के बाद, डेवलपमेंट के बाद हमें बहुत सारे चैनल देखने मिले। स्टार प्लस, जी टीवी, सोनी टीवी, अब ये सारे प्राइवेट चैनल्स हैं। ऐसे ही कुछ गवर्नमेंटल चैनल्स भी हैं। सो ये एक डेवलपमेंट हमें टेलीविजन और मीडिया में देखने मिला। Satellite communication system made it easy to have a dish antenna and watch programs anywhere in India. तो देश भर के प्रोग्राम्स हम अपने टीवी पे देख सकते थे जब डिश एंटेना वाला सिस्टम आया। क्यों? क्योंकि सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम ने ये चीज़ को ईजी कर दिया कि डिश एंटेना लगा लो और देश भर के प्रोग्राम्स आप अपने घर में बैठ के टीवी पर एंजॉय करो। चेंजेस ऑल्सो टुक प्लेस इन अदर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। अर्लियर टेलीफोन कनेक्शंस वर नॉट अवेलेबल। पहले टेलीफोन जो है कनेक्शंस उसके नहीं रहते थे, अब वो काफ़ी आम हो चुके हैं। पहले टेलीफोन था, फ़ोन नहीं था। पहले टेलीफोन के द्वारा ही बातचीत हुआ करती थी। पीपल वुड यूज़ द पब्लिक टेलीफोन्स इन द पोस्ट और द टेलीग्राफ ऑफिस इन केस ऑफ इमरजेंसीज। पहले लोग पोस्ट और टेलीग्राफ ऑफिस को यूज़ करते थे इमरजेंसी के केसेस में। कोई भी अगर कोई भी मैसेज अगर पहुंचाना हो, इमरजेंसी मैसेज हो, तो वो इस मीन्स से जाता था। लॉन्ग डिस्टेंस कॉल जो था वो ट्रंक कॉल्स के द्वारा होता था। उसके बाद गवर्नमेंट ने एक सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग जो है एसटीडी हमारा वो, यानी हम उसमें 1 रुपया 2 रुपया डालते हैं और उतने देर हमारा फ़ोन चलता है। फिर अगर हमें कंटिन्यू करना है तो हम फिर 1-2 रुपये डालते हैं। तो ये एसटीडी फिर आया। उसके बाद अब हमारे पास मोबाइल कनेक्टिविटी है जो हम कहीं हर रोज़ यूज़ करते हैं, हर कोई यूज़ करता है और उसका नेटवर्क इतना फास्ट है कि हम दुनिया भर में कॉल लगा सकते हैं। अब ये जो मोबाइल वाला सिस्टम है, जो सिम कार्ड वाला, जो नेटवर्क वाला, वो प्राइवेट भी है, गवर्नमेंटल भी है और हर कहीं अवेलेबल है। द इंटरनेट रिवॉल्यूशन वॉज परहैप्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवॉल्यूशन इन द फील्ड ऑफ टेक्नोलॉजी। इंटरनेट वाला रिवॉल्यूशन है वो सबसे ज़्यादा मानने जानने वाला और काफ़ी इंपॉर्टेंट रिवॉल्यूशन रहा है हमारे ग्लोबलाइजेशन का। इट बिकेम पॉसिबल टू कनेक्ट to anyone in the world instantly. This global communication infrastructure has helped in the spread of ideas, culture, information. Internet has provided such engines to find information. It also has enabled social networking activity like Twitter, Skype, etc. So इंटरनेट की वजह से हम वर्ल्ड से कुछ ज़्यादा ही कनेक्टेड हो गए। आज हम अपना फेसबुक पेज या इंस्टाग्राम पेज देखते हैं तो दुनिया भर की चीज़ें अलग अलग कोने से हमें देखने मिलती हैं। ठीक है, गूगल जैसा सर्च इंजन है हमारे पास, जहाँ हमें कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए विद अ टैप ऑफ अ सर्च बटन हमें वो इंफॉर्मेशन हमारे फ़ोन में मिल जाती है। और कुछ सोशल मीडिया ऐप हैं जिससे हम बड़े बड़े पर्सनालिटी से भी कनेक्टेड हैं। उनकी हैं कि उन्होंने क्या पहना है, क्या खाया है, क्या उनकी पर्सपेक्टिव है, किस आइडियोलॉजी को वो फॉलो करते हैं। तो ये एक काफ़ी सोशल नेटवर्किंग की वजह से हम काफ़ी ज़्यादा कनेक्टेड हो चुके हैं with the people around the world. The technologies of the information age are by their nature transnational. जो टेक्नोलॉजीज हैं वर्ल्ड में वो ट्रांसनेशनल हैं, जैसे कि उनका कोई होम नहीं, वो ट्रांसनेशनल है। फोन, सैटेलाइट टेलीविजन एंड द इंटरनेट ऑपरेट रिगार्डलेस ऑफ बॉर्डर्स। मोबाइल फोन्स, सैटेलाइट टेलीविजन, इंटरनेट ऑपरेटर्स, ये सारी कोई बॉर्डर नहीं देखते हैं। वो एक ट्रांसनेशनल इंफॉर्मेशन है। उनका नेचर जो है वो ट्रांसनेशनल है, यानी दे डू नॉट बिलोंग टू ओनली अ स्पेसिफिक रीजन और अ टेरिटरी, दे आर बॉर्डरलेस। This has facilitated the growth of transborder groups, bodies, and institutions ranging from non-governmental organizations and transnational companies to international criminal and terrorist organization. तो आप देख सकते हैं कि कितना ब्रॉडर जो है इसका कनेक्टिविटी है। These states have found it are difficult to control and restrict the operation of transporter groups and organization. आजकल की टेक्नोलॉजी को रिस्ट्रिक्ट करना और कंट्रोल करना इज रियली डिफिकल्ट। क्यों? क्योंकि उनकी कनेक्टिविटी कुछ ज़्यादा ही ब्रॉड है, जैसे कि आप देख सकते हैं। आई होप स्टूडेंट ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हैं। इन द नेक्स्ट वीडियो हम अपना सोशल एंड कल्चरल इश्यूज अच्छे से डिस्कस करेंगे और यहीं इस लास्ट पॉइंट के साथ हमारा सेकंड चैप्टर भी कंप्लीट हो जाए। होप यू लाइक द वीडियो, स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट। सी